पायलट्स की होती है। वेदर खराब होने की वजह से जो क्रैश होते हैं उसकी संख्या 10% ही है, और टेक्निकल रीजन से जो क्रैश होते हैं वो 15-20% के आसपास है। इसमें पायलट की गलती ना के बराबर है, नहीं है। पहले हो रहा था कि जो एक चैम्बर है वो चैम्बर कोई उन्होंने लैंडिंग वाला चैम्बर खींच लिया था, इस वजह से होने लगा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये कहा गया कि अभी एक नई थ्योरी आई है कि गर्मी में बहुत हॉट सीजन में या हॉट वेदर में टेक ऑफ करना, इसमें कोई शक नहीं है कि एयरक्राफ्ट के लिए थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि एयरक्राफ्ट चल ही नहीं पाता है, गर्मी है और हजारों एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। ठीक है, यह भी एक संयोग हो सकता है कि बोइंग 787 में यह डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन है, हो सकता है। लेकिन अगर एक साल पहले उसके मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर, इंजीनियर, कंट्रोल मैनेजर सब इन्फॉर्म कर रहे हैं, कंपनी को इत्तला कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि इसमें गलती है, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, फिर भी ठीक नहीं कर रहे हैं। फिर आप ये कह देते कि नहीं, एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हैपेंस एनी टाइम, एनीवेयर, nobody can predict. That is why we call it accident. That's true. But that does not mean that you should or company should ignore any alarm which is raised by the competent engineers, competent quality managers. आप उसी को रिजेक्ट करने लगे, आप उसी को कहें कि नहीं आपका कोई मतलब नहीं है, whatever you are speaking, that is bullshit. उसके बाद उस कहने में, उस कथन में कोई सेंस नहीं है। अब इस तरह से अगर आप इग्नोर करेंगे और फिर आप 265 जिंदगी को ले लेंगे और फिर आपके ऊपर सवाल ना उठे, ये कहां का जस्टिस है? उस बोइंग का कर्मचारी खुद सुसाइड कर रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स को फ्लैग करके, उसके बारे में आपको बता करके, जोर से चिल्ला करके, लेटर लिख करके, और जब आप उसे कॉर्नर कर देते हैं देन वो सुसाइड कर लेते हैं। इस बोइंग की जांच भारत सरकार को बड़ी मुखरता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ करनी चाहिए। और अब तक के जितने अभी कहा जा रहा है कि 33 एयरक्राफ्ट में से 8 एयरक्राफ्ट का सारे टेक्निकल चीजों का जो जांच पड़ताल हुई है उसमें सही पाया गया है, और फिर और बाकी की जांच पड़ताल हो रही है। अच्छी बात है, लेकिन ये कब हो रही है? ये हो रही है तब जब हमने 265 जिंदगियों को गंवा दिया है, ये तब हो रही है। इसका हिसाब किताब कौन देगा? ये बेहद जरूरी पक्ष है, इसलिए इस बिंदु पर कहीं कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, होम मिनिस्टर जी जा रहे हैं, और गीता मिल गया, वो मिरेकल हो गया, ये कहानी दोहराई जा रही है। ये सारे टेलीविजन और खास तौर के जो हिंदी चैनल हैं, मैं बार बार कहता हूं कि कॉम्पिटेंस का बहुत बड़ा अभाव है वहां के लोगों में, लेकिन खैर मैं इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये रिपोर्टिंग की, मीडिया रिपोर्टिंग की एक धारा है, उसमें भी कोई अंदर नहीं जाना चाहता, उसमें रिसर्च नहीं करना चाहता, उसके तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता है। मेरी जब अपनी टीम से बात हो रही थी, मैंने कहा कि नहीं, आप प्रधानमंत्री पर कोई स्टोरी फाइल मत करिए कि प्रधानमंत्री वहां, इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी की स्टोरी नहीं फाइल करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी फॉरेन पहुंच गए, हमारे होम मिनिस्टर पहुंच गए, जो पोस्ट एक्सीडेंटल जो भी रेमेडीज हो सकते हैं वो हमारी सरकार ने उठाया है, गुजरात की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी। उनकी पूरी सराहना होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, और टाटा सन्स की भी प्रशंसा होनी चाहिए कि पोस्ट एक्सीडेंट जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल है कि एक ऐसी कंपनी का आप एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स होने चाहिए कंपनी में भी कि
कौन सा आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसमें कोई डिफॉल्ट है या नहीं है, उसका चेक होना चाहिए। अगर 2024 की इस घटना को, सैम सेल्फोर के टेस्टिमनी को, टाटा सन्स या एयर इंडिया, ये दोनों जो कंपनी अब मर्ज कर गई है, अगर इसके हायर मैनेजमेंट ने अगर उनकी इस टेस्टिमनी को देख लिया होता तो जाहिर है वो अपने एयरक्राफ्ट की जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते, लेकिन उनके जहन में आई नहीं होगी, मीडिया ने कोई रिपोर्ट नहीं किया होगा। वो तो बेचारे अपने फ्लाइट को उड़ाने में लगे हुए हैं, उनका अपना इंटरनल कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि उन्होंने रेज किया है, ये बात उनके तक आ गई है। अगर उन तक आ गई होती तो इस तरह के डेटा, मुझे लगता है कि इंटरनल डेटा तो जरूर होंगे कंपनी के पास, कि एक एक दिन का, बल्कि एक एक सेकंड का डेटा होगा। जब भी कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, उसके पहले तो बहुत सारी जांच की प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, और फिर जब सारी जांच की प्रक्रिया बिल्कुल कंफर्म होती है, तभी उन्हें सिग्नल मिलता है फ्लाई करने की। इसमें कोई शक नहीं है, और वो सारे डेटा रिकॉर्डेड होते हैं, वो ध्यान रखें आप। तो एयरक्राफ्ट का जो ऑपरेशन है, वो बाकी जो कम्युनिकेशन के जो दूसरे साधन हैं उनसे बिल्कुल अलग है। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन जो है, या एयर सर्विस जो है, वो जो कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको टेस्टिफाई करना पड़ता है। उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन के बाद ही आपको फ्लाई करने की अनुमति मिलती है। मैं समझता हूं कि टाटा सन्स जरूर इस दिशा में कुछ न कुछ कदम उठाएगी, लेकिन आज क्यूबाइड ने जो आपके सामने ये रिपोर्ट रखा है, आप इसे देखिए, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस वीडियो को मैं तो चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो एक्स प्लेटफॉर्म पे टैग करें प्रधानमंत्री को, और होम मिनिस्टर को भी, सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी टैग करें, और टाटा सन्स को भी टैग करें। उनके जहन में जरूर होगी ये बात, लेकिन हम ये फिर एक बार क्यूबाइड के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को चाहते हैं कि आप सभी देखें, हमारे प्रधानमंत्री भी देखें, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय भी देखे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी देखे। उनके पास ये सूचना जरूर होगी, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं ये दे रहा हूं। और मैं एक बार दोबारा अपनी रिसर्च टीम को, खासतौर से अपने एडिटर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच आपसे विदा लेने के पहले, इस बीच मैं टेस्टिमनी में देख रहा था कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी कुछ नाम आया है। इस दिशा में क्या है बिल एंड मेलिंडा गेट्स का खेला, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो शख्स है, ये पता नहीं जहां जहां भी इस तरह की दुर्घटना होती है, ये इस शख्स का, इसके फाउंडेशन का नाम आ ही जाता है। अब वो मेरे से सुनने में गलती हुई है, या मैं उसको सुन नहीं पाया हूं अभी। इस पक्ष को अभी मैं जब सुन रहा था शो करने के पहले, तो उस वक्त तक मैं इस पोर्शन को मैं नहीं सुना था। मैं एक बार और तहकीकात करता हूं, फिर मैं आपको दोबारा पूरे रिसर्च के साथ आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।